आज तीन चार ख़बरें ऐसी हैं कि तीनों चारों ख़बरें हेडलाइंस की अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करने की अहमियत की हामिल भी हैं। एक ख़बर जो अभी ब्रेक हो रही है उसकी तफसील प्रोग्राम जैसे जैसे आगे आएगा तो उसकी तफसील से आपको आगाह करेंगे। दुबई अनलॉक्ड के नाम से कुछ इंटरनेशनली कुछ डेटा लीक किया गया है और उस डेटा लीक के मुताबिक जो प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तानीज़ की हैं दुबई के अंदर और जो बहुत सारे दुनिया के इन्फ्लुएंशियल पावरफुल एलीट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई के अंदर उसकी तफसील जारी की जा रही है। अभी थोड़ी देर में उसकी तफसील आ जाएंगी और हमारी इत्तला ये है कि उसमें पाकिस्तानी पावरफुल एलीट जिसमें हो सकता है कुछ रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर्स भी हों और पॉलिटिशियंस भी हों और ब्यूरोक्रेट्स भी हों, उनकी जायदादों की तफसील भी सामने आने का इम्कान मौजूद है। 400 अरब डॉलर के करीब जायदाद का ऐसा सुराग है जो एक वेबसाइट है जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। इसकी वसातत से ये डाटा लीक किया जा रहा है। जैसे इसकी तफसील हमारे पास मज़ीद आती है तो आपसे शेयर करेंगे। आज से चंद साल पहले जब पनामा लीक्स के नाम से, पनामा पेपर्स के नाम से एक बहुत बड़ी लीक सामने आई थी जिसमें पाकिस्तानियों की जो बाहर छुपाई गई जायदादें थी उनकी कुछ तफसील सामने आई, शरीफ फैमिली की तफसील सामने आई, जिसके नतीजे में नवाज़ शरीफ को और उनकी साहबजादी को सज़ा भी हुई। बाद में अब सारा केसेस बरी कर दिया गया, लेकिन वो मेफेयर अपार्टमेंट की मलकियत अभी भी शरीफ फैमिली के पास है। 444 लोगों के नाम आए थे और उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि इसकी तहकीक करनी चाहिए कि इन लोगों ने क्या ये टैक्स पेड मनी है, टैक्स एवेडेड मनी है या करप्शन का पैसा है या ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये कैसे पैसा वहाँ सारों का गया, लेकिन इसके ऊपर कोई कम्प्रीहेंसिव तफसील नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी केसेस आए जिसमें मुकदमात आए और मुकदमात के नतीजे में वहाँ सवाल उठा कि पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे गया। तो साकिब निसार की सरबराही में एक केस चल रहा था जिसके अंदर FIA वालों ने कहा कि उनके पास कुछ ऐसी डिटेल्स हैं कि 150 बिलियन डॉलर्स के करीब पाकिस्तानियों की जायदादें दुबई के अंदर उनके पास तफसील मौजूद है। 150 बिलियन डॉलर, मुझे मालूम नहीं है कि ये रकम उन्होंने कैसे अखज़ की और उसके बाद उसके ऊपर तहकीकात क्या की। आज 5-6 साल के बाद दोबारा एक डाटा लीक सामने आ रही है। उस डाटा लीक के अंदर दोबारा सवाल हमारे सामने यही है कि जिन पाकिस्तानियों के नाम सामने आएंगे उसके ऊपर तहकीक का तरीक़ाकार क्या होगा। ये जैसे तफसील आती है तो इसके साथ आप इसे शेयर करते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट के सामने नैब तरमीम, करप्शन का जिक्र कर रहे हैं तो नैब पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, लेकिन मुझे लगता है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और करप्शन की राह हमवार करने या करप्शन को जायज़ करार देने के मुख्तलिफ तरीके दरियाफ्त करने के लिए नैब वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल होता रहा। सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये केस सामने आया तो उसमें एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान की मीडिया से मुलाकात तो हो जाती है, वो जो कॉरस्पॉन्डेंट्स अंदर गए होते हैं, लेकिन कैमरे के ऊपर उनकी पेशी नहीं है। ये रवायत भी खैर से PTI ने ख़ुद वज़ा की थी जब नवाज़ शरीफ को उन्होंने कहा कि सज़ा याफ्ता है, इसकी TV के ऊपर तकरीर आने की इजाज़त नहीं है। तो अब उसी का इतलाक़ ख़ुद इमरान खान के ऊपर भी हो रहा है, जो दुरुस्त रवैया नहीं है। बड़े पॉलिटिकल लीडर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसको मीडिया के ऊपर रसाई होनी चाहिए और आने की इजाज़त भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान की दलाइल देने की इजाज़त देने की बात की और ये बड़ी डेवलपमेंट होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मुकदमा जो है उनके YouTube चैनल के ऊपर TV चैनल्स भी दिखाते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम भी देख सकती है। और अगर वहाँ इमरान खान नैब के हवाले से या करप्शन के ऊपर दलाइल दे रहे होंगे तो यकीनन आज अगर वीडियो लिंक लाइव था YouTube का, तो जिस दिन इमरान की जुमेरात को पेशी होगी या उस दिन दलाइल देने इमरान खान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, उस दिन भी ये रसाई लाइव पाकिस्तानी कौम के सामने होगी। बड़ी डेवलपमेंट है। उसी केस के अंदर जो दलाइल सामने आए उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहें तो इक़दाम किए जाने चाहिए और इसी तरीके से अगर वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होना चाहें तो उसके लिए भी इक़दाम होने चाहिए। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा। ब्रिगेडियर असद मनीर का ख़ुदकुशी का नोट काफ़ी है, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात है। नैब बताए पिछले 10 साल में कितने सियासतदानों के ख़िलाफ़ केसेस चलवाए, ये बात बड़ी समझने की है। नैब बताए पिछले 10 सालों में कितने सियासतदानों के ख़िलाफ़ केसेस चलवाए। नैब बताए 10 सालों में कितने सियासतदानों को कैद किया। लोगों के साथ जुल्म भी बहुत हुआ। और फिर वहाँ जज साहब ने कहा, शायद चीफ जस्टिस की ये ऑब्जर्वेशन थी कि ये भी बताएं कि कितनों ने फिर सियासी जमातें बदली और आज वो कहाँ खड़े हैं। ये एक्चुअली नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये शामिल है, सियासी वाबस्तगियाँ चेंज करना। नैब बनते साथ ही पहले पीपल्स पार्टी के वो जो नैबज़ादे बनाए गए थे पीपल्स पार्टी पैट्रियट्स के नाम से, सबसे पहले वहाँ इस्तेमाल हुई थी और फिर वक्तन फ़ौक्तन हर सियासी जमात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई, कोई एक्सेप्शन नहीं। आपको सबसे पहले उसी सुप्रीम कोर्ट की हेडिंग से एक हिस्सा सुनवाता हूँ जहाँ जस्टिस अतर मिल्ला भी और जस्टिस काजी फायजी साहब यही बातें कर रहे हैं, दिखाइएगा। जिसमें we have been informed that one of the respondent was served and he wants to appear in person. Mr. Imran Ahmed Niazi was the petitioner.
इसमें हमने लिखा था and if he wants to be represented, the jail superintendent should do the needful. Right. This is a matter of law. It's a matter that involves, NAB, which has been perceived as being involved in political engineering, so wants to appear in person. How can he be denied access to the court? Issue is very simple. This is not a matter of personal rights. It's a matter of a virus of a legal amendment. We are allowing the request, but you'll have to make arrangements for video link wherever he is, the video link facility, however you want to arrange it. Justice Azam Nilla wala bhi sunaएंगे. It has consistently been used for political engineering. Kindly आप statistics दे दीजिएगा कि पिछले 10 सालों से कितने politicians को आपने prosecute किया, कितने अरसे उनको अंदर रखा, कितने convict हुए और कितने ultimately were declared as innocent. फिर ये भी बता दीजिएगा किस पार्टी में थे और फिर कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली, ये भी पूछ. और ये भी बता दीजिएगा कि आज क्या हुआ है. जब हम हाई कोर्ट में थे, बेल आती थी, आप सब आके जिस तरह अपोज करते थे, इवन प्रोटेक्टिव बेल्स, और उन्हीं के लिए आके फिर अब आप कहना शुरू कर देते हैं कि वी हैड नो केस एट ऑल. समवन हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल. ब्रिगेडियर असद मुनीर का सुसाइड नोट देख लीजिए, दैट इज सफिशिएंट. नो वन कैन ब्रिंग बैक ब्रिगेडियर असद मुनीर. इट इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट NAB has always been used from its inception for political engineering, and it had extensively abused its powers. Even then government knew that, and that is why they wanted to bring about some changes to protect the bureaucracy. जो दुबई लीक्स के ऊपर कुछ अपडेट्स आ रही हैं वो आपसे शेयर करता जाऊँ कि 17,000 पाकिस्तानियों ने 17,000 पाकिस्तानियों ने 23,000 जायदादें ख़रीद रखी हैं, और इसके अंदर जरदारी साहब के 3 बच्चों के नाम भी शामिल हैं. जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम शामिल है. प्रॉपर्टी लीक्स में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ का नाम शामिल है. दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं. इसके अलावा इसके अंदर सियासी शख्सियात, अहलकारों, रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल हैं. पाकिस्तानियों की दुबई के अंदर 11 बिलियन डॉलर 11 अरब डॉलर की जायदादें मौजूद हैं, और इसकी मज़ीद तफसील आती है तो जैसे जैसे मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा. जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का हमने अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए इंटरव्यू किया था. उन्होंने लंदन में दुबई में अपार्टमेंट ख़रीदा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं. तो मेरे ख्याल में हमारे पास अभी भी रिकॉर्डिंग उसकी होगी. तो उन्होंने कहा था कि मुझे सऊदी किंग अब्दुल्ला ने उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, और उससे मैंने यूके का भी अपार्टमेंट ख़रीदा जो एजवर रोड के ऊपर उनका अपार्टमेंट था, और दुबई वाला अपार्टमेंट भी ख़रीदा. अब मुझे मालूम नहीं है कि 8-10 मिलियन डॉलर कोई हुक्मरान किसी पाकिस्तानी को कैसे दे सकता है और फ़ौज इसकी कैसे इजाज़त दे सकती है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन नहीं होगी. इसके अलावा भी इस तरह के वाक़यात होंगे. जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, नईम हैदर पंजोथा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं PMLN से. दोनों को वेरी वार्म वेलकम जी. आज बहुत सारी ढेर सारी खबरें हैं. ये प्रॉपर्टी लीक्स तो जैसे जैसे आएगा उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो तारिक साहब आप ही बता दें, इमरान खान की पेशी, आर यू हैप्पी विद दैट? क्योंकि एक ज़माने में नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी आयद की गई थी, आज पाबंदी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी. आई थिंक इट्स ए वेलकम डेवलपमेंट. जी बिल्कुल, मैं जैसा कि आपने कहा, मैं कहता हूँ कि एक अच्छी बात है. इमरान खान साहब को अपनी जो सफाई है उसका पूरा हक मिलना चाहिए, पूरा मौका मिलना चाहिए. और अगर ये लाइव टेलीकास्ट होती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो है वो आज आपने दिखाई कि लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, तो पूरी कौम भी देख लेगी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है. ये देखिए, जो मसावी हुकूक है ना, जिनकी आज जैसे नैब के हवाले से गुफ्तगू हुई है, अब ये मलिक साहब बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, यानी एक सबसे आप ये कहें कि बड़ा इदारा इंसाफ की फराहमी के हवाले से, वो एक इदारे को कह रहा है कि कॉन्स्टेंटली बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग. और साथ ही दूसरे जो ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं वो फरमा रहे हैं कि किन किन लोगों के ख़िलाफ़ अपने केस बनाए, कितने को प्रोसिक्यूट किया, कितने बेगुनाह हुए, और उसके बाद किस पार्टी में थे और आज किस पार्टी में है. तब्दील करवाई है, उसकी तफसील मांगी. ये बड़ा सही सवाल पूछा. अब दे सेड इट ऑल. अब इसके पीछे कोई बात रह नहीं जाती. लेकिन मैं इस बात को आगे लेके जाऊंगा कि क्या इतने बड़े रिमार्क्स के बाद, जो यकीनन जो है वो बहुत सीरियस नौयत के हैं, क्या हमें खामोश बैठ जाना चाहिए? आपको पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर पे बात करनी चाहिए. इस बात की तह तक पहुंचना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, ये इदारा कब बना, क्यों बना, और बिल्कुल जब ये डिटेल्स आएंगी ज़ाहिर है वो पब्लिक होंगी, उन्हें पता लगेगा.
उसके बाद इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नैब की अज खुद अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि बाकी पार्टीज भी अगर इसमें ऑन बोर्ड आती हैं तो इन मामलों को दुरुस्त करें अगर और हर एक को बराबर मौका मिलना चाहिए। और पीटीआई वाले आपस में बात करने पे मादा हो जाएं तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल जिससे आपने भी भुगता और आजकल पीटीआई भुगत रही है, आगे निकलने का रास्ता खुल जाएगा। ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है। पार्लियामान के अंदर तो जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उनमें तो एक अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन हम समझते हैं कि इसको पार्लियामान के बाहर भी इसको आना चाहिए। और जैसा कि मैंने खुशाइन करार दिया कि इमरान खान साहब को बिल्कुल अपनी सफाई का वकला समेत और ख़ुद उनको मौका मिलना चाहिए, ये बड़ी खबर क्लैरिटी होनी चाहिए और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।